भूल भुलैया हॉररफुल स्टोरी भाग 1। हवेली का रहस्य। बरसों पुराने गांव मटियारी के बीचों बीच एक खंडहर हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूल भुलैया हवेली कहते थे। हवेली इतनी विशाल थी कि उसके गलियारे, कमरे और तहखाने मिलाकर किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगते। गांव के बच्चे अक्सर स्कूल से लौटते समय हवेली की ओर उंगली दिखाकर डराने का खेल खेलते। बुजुर्ग कहते, उस हवेली में जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की नायिका अवनी शहर से गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आई थी। अवनी 22 साल की, होशियार और थोड़ी जिद्दी लड़की थी। उसे रहस्यमयी जगहें हमेशा आकर्षित करती थीं। एक रात खाने के बाद दादी ने हवेली की कहानी सुनाई। अवनी बेटा, वो हवेली पहले ठाकुर रणवीर सिंह की थी। कहते हैं उनकी पत्नी और बेटी की रहस्यमय मौत उसी हवेली में हुई थी। उसके बाद हवेली वीरान हो गई। रात में वहां से औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। अवनी को डर तो लगा, लेकिन उसके मन में सवालों की आंधी उठ गई। आखिर हवेली में हुआ क्या था? लोग क्यों नहीं वहां जाते? भाग 2। साहसिक कदम। अगली सुबह अवनी ने अपने दोस्त अरुण को हवेली जाने का प्लान बताया। अरुण ने तुरंत मना कर दिया। पागल हो गई हो क्या? गांव वाले सच में कहते हैं वहां भूत प्रेत है। लेकिन अवनी नहीं मानी। वह बोली, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। चलो सच का पता लगाते हैं। आखिरकार अरुण भी मान गया। दोनों ने तय किया कि दोपहर में जब गांव वाले खेतों में व्यस्त होंगे तब हवेली की ओर निकलेंगे। भाग 3। हवेली के अंदर। हवेली का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं। अंदर कदम रखते ही अंधेरा और सन्नाटा छा गया। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनकी आंखें मानो पीछे पीछे घूम रही हों। कमरों में मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और फर्श पर बिखरी हड्डियों जैसे टुकड़े पड़े थे। अवनी ने टॉर्च जलाई। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अरुण चिल्लाया, ये क्या हुआ? किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा टस से मस न हुआ। तभी हवेली की दीवारों में से सरसराहट जैसी आवाज आने लगी। भाग 4। पहला खौफ। अचानक दालान में से एक सफेद साया गुजरा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह दीवार के पार गायब हो गया। अरुण डर के मारे कांप गया। अवनी, चलो यहाँ से। लेकिन अवनी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, ये रहस्य सुलझाना होगा। जब तक सच सामने न आए हम बाहर नहीं जाएंगे। दोनों आगे बढ़े और हवेली के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बड़ा हॉल था। हॉल में जमीन पर पुराने खून के धब्बे थे और बीचों बीच टूटी हुई झूला कुर्सी रखी थी। अचानक उस झूले ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आगे पीछे, चर्रर चर्रर। अरुण का दिल धड़कने लगा। लेकिन अवनी बोली, ये सब किसी ताकत का खेल है। पर कौन ताकत? भाग 2। हवेली का तहखाना। हवेली का हॉल भयावह सन्नाटे से भरा हुआ था। झूला अब भी अपने आप हिल रहा था। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, अवनी, अब तो यकीन हो गया, यहाँ कोई है। अवनी ने होंठ काटे और टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उसे फर्श पर पड़ी एक पुरानी डायरी दिखाई दी। धूल से ढकी उस डायरी को उठाकर उसने पन्ने पलटे। पहले ही पन्ने पर लिखा था, रणवीर सिंह हवेली, सन 1910। उस डायरी में ठाकुर रणवीर की पत्नी सावित्री की लिखी बातें थीं। सावित्री ने लिखा था कि हवेली में कुछ अजीब होता जा रहा है। उनकी छोटी बेटी रेवा हर रात किसी अदृश्य औरत से बातें करती है। कभी कभी रेवा अचानक चीख पड़ती और बेहोश हो जाती। अरुण ने पन्ना पलटते हुए पढ़ा, सावित्री कहती है कि हवेली की दीवारों में से अजीब सरसराहट आती है और रात को गलियारे से किसी औरत के गाने की आवाज गूंजती है। डायरी यही खत्म हो गई। दोनों को लगा मानो किसी ने अचानक उनकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस छोड़ी हो। अरुण ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। भाग 3। तहखाने का दरवाजा। हॉल से निकलते हुए अवनी को जमीन पर आधा टूटा हुआ कालीन दिखा। उसने कालीन हटाया तो नीचे लकड़ी का फर्श थोड़ा धंसा हुआ नजर आया। अरुण बोला, लगता है नीचे कोई तहखाना है। दोनों ने जोर लगाकर फर्श का ढक्कन हटाया। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जाती थीं। टॉर्च जलाकर वे नीचे उतरे। तहखाने की हवा सीली और बदबूदार थी। चारों ओर लोहे के पुराने बक्से रखे थे। दीवारों पर काले धब्बे और अजीब सी लिखावट बनी थी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक बड़े शीशे पर पड़ी। शीशे में अवनी और अरुण के चेहरे तो दिख रहे थे, लेकिन साथ ही एक और चेहरा भी था, एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अरुण ने चीखकर टॉर्च गिरा दी। जब उसने दोबारा शीशे की ओर देखा तो चेहरा गायब था। भाग 4।
रिवाज और खून तहखाने के कोने में एक बड़ा लोहे का संदूक पड़ा था। अवनी ने उसे खोला तो अंदर काले कपड़े, राख और एक खून से सना हुआ चाकू था। उसके साथ ही पड़ी एक पुरानी पर्ची पर लिखा था, बलिदान से ही शक्ति जागृत होती है। अरुण बोला, लगता है हवेली में कोई तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। शायद उसी में ठाकुर की पत्नी और बेटी मरी होंगी। उसी वक्त तहखाने की छत से किसी के पैरों की आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से ऊपर चल रहा हो। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 5। हवेली की आत्मा। हवेली के एक कमरे में से अचानक हारमोनियम बजने आवाज आने लगी। अवनी और अरुण धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी, खुले बिखरे बाल और हाथ में हारमोनियम। वह एक अजीब सा गीत गा रही थी जिसकी भाषा दोनों को समझ नहीं आ रही थी। अरुण डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अवनी टॉर्च उठाकर बोली, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वह बोली, मैं सावित्री हूँ, इस हवेली की रानी, जिसने अपनी बेटी को खो दिया, जिसने अपने पति को खोया। और अब तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि अरुण का शरीर सुन्न पड़ गया। भाग 6। डरावनी सच्चाई। सावित्री की आत्मा ने कहा, रणवीर ने तांत्रिक बुलाया था ताकत पाने के लिए। उसने कहा था कि बेटी का बलिदान देने पर हवेली की शोहरत और दौलत अमर हो जाएगी। मैं विरोध करती रही, लेकिन रणवीर ने हमारी रेवा को मार डाला। उसी दिन मैंने भी रणवीर की हत्या कर दी, और फिर मैंने खुद जहर खा लिया। सावित्री की आंखों से खून की बूंदें बहने लगी। तब से मैं और मेरी बेटी की आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है, और जो भी यहाँ आता है उसे हम रोक लेते हैं ताकि राज कभी बाहर न जाए। अरुण ने कांपते हुए अवनी का हाथ पकड़ा, हमें भागना होगा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भाग 7। भागने की कोशिश। दोनों ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था। तभी कमरे की दीवारें धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगी। दीवार से खून रिसने लगा, और खून की धाराओं में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। अरुण चीख पड़ा, अवनी, ये सब हमें मार डालेंगे। अवनी ने हिम्मत कर कहा, नहीं, अगर सावित्री और रेवा की आत्मा यहाँ कैद है तो हमें इन्हें मुक्त करना होगा, तभी हम बच पाएंगे। सावित्री की आत्मा सामने आ खड़ी हुई, मुक्ति? हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। अवनी ने कहा, नहीं, मैं कर सकती हूँ।